नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन पर स्वागत है। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी लेकर के आते हैं। उसी कड़ी में आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। तो रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को पारितंत्र कहते हैं। अगर हम बात करें जैव समुदाय एवं वातावरण के बीच संबंधों की, तो जैव समुदाय एवं वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को हम पारितंत्र कहते हैं, जबकि जैव समुदाय एवं वातावरण के बीच परस्पर संबंध बताए। यदि जैव समुदाय एवं वातावरण के बीच परस्पर संबंध की बात करें तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो जैव समुदाय एवं वातावरण के बीच परस्पर संबंध बताए तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र, और जैव समुदाय एवं वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं? पारितंत्र। अब अगर हम बात करें पारितंत्र शब्द की, तो पारितंत्र शब्द को इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। पारितंत्र शब्द को इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है, और इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले 1869 ईस्वी में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है इकोलॉजी शब्द को कब दिया गया था। तो इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले 1869 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक है जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल नामक जर्मन वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी या पारितंत्र शब्द को दिया था, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 ईस्वी में, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 ईस्वी में एजी टांसले द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एजी टांसले नामक एक वैज्ञानिक है, जीव वैज्ञानिक है, और एजी टांसले के द्वारा 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक परितंत्र में शैवाल हर इकाई का स्थान होता है। शैवाल या हर इकाई का स्थान होता है। तो एक परितंत्र में शैवाल का स्थान उत्पादक के रूप में होता है। किसके रूप में? उत्पादक के रूप में। अब दोस्तों, बहुत से लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा कि उपभोक्ता क्या होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं। तो उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही स्मूथली तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही ईजी वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम बात करें पारितंत्र के घटक की, तो पारितंत्र के घटक कितने होते हैं? तो पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। यानी अजैविक घटक और जैविक घटक, पारितंत्र के दो घटक होते हैं। अब अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। यानी अजैविक घटक तीन प्रकार के होते हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। अब अजैविक घटक के भौतिक कारक के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश एवं वायुमंडलीय दाब। प्रकाश भौतिक कारक के अंतर्गत तापमान हो जाता है, आर्द्रता हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, वायुमंडलीय दाब हो जाता है। अब अजैविक घटक के अकार्बनिक पदार्थ के रूप में कौन कौन हो जाते हैं? जल हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है। अब अजैविक घटक के कार्बनिक पदार्थ के रूप में कौन कौन हो जाते हैं? प्रोटीन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, लिपिड हो जाता है। अब यहाँ से कई तरीके से प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट होता है कौन सा घटक? अजैविक घटक। पूछे लिपिड क्या है? तो अजैविक घटक। फिर कह दे वायुमंडलीय दाब किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। फिर यहीं से कह दे जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। कह दे तापमान एवं आर्द्रता किस घटक के अंतर्गत आते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं।
और बात करें जैविक घटक की, तो जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं? तो जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। और इसी उत्पादक के अंतर्गत हरे पौधे हो जाते हैं, इसी उत्पादक के अंतर्गत हरे पौधे हो जाते हैं, यानी जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी के सभी हरे पौधे क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं जैविक घटक होते हैं। और इसी हरे पौधे के अंतर्गत हमारा आ जाता है क्या? शैवाल या हरिकाई। शैवाल या हरिकाई आ जाता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। तो क्या होता है? उत्पादक के रूप में होता है। और उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहे जाते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पारितंत्र में बाज का स्थान है। तो दोस्तों, पारितंत्र में बाज का स्थान सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में होता है। पारितंत्र में बाज का स्थान क्या होता है? पारितंत्र में बाज का स्थान सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में होता है। चलिए दोस्तों, एक हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और अगर समझ में आ जाए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे कि ये सेशन आपको कितना अच्छा लगा। दोस्तों, अगर हम बात करें बाज की, तो अगर हम देखें तो ये सर्वोच्च उपभोक्ता क्या होता है? सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। बाज क्या होता है? सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। सर्प क्या होता है? टर्शियरी यानी कि तृतीयक उपभोक्ता होता है। मेढक क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर होता है यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता होता है। और कीट क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कीट आते हैं। और उत्पादक क्या होते हैं? हरे पौधे। एक बार फिर से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने प्रश्न किया था आपसे प्रश्न क्या किया था? हमारा प्रश्न था पारितंत्र में बाज का स्थान क्या है? पारितंत्र में बाज का स्थान हमने आंसर बताया क्या? सर्वोच्च उपभोक्ता। क्या? सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इसी को हम एक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि क्या है? बाज है। ये फिगर में दिख रहा है आपको, एक बाज है। बाज क्या है? सर्वोच्च उपभोक्ता है। और बाज के बाद बाज किसको खाता है? सांप को खाता है। सांप किसको खाता है? मेढक को। मेढक किसको? कीटों को। और कीट क्या खाते हैं? हरे पौधे को खाते हैं। तो जो बाज हो जाता है वो सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाता है। सर्प होता है तृतीयक उपभोक्ता होता है। मेढक द्वितीयक उपभोक्ता होता है। और कीट प्राइमरी उपभोक्ता में अंतर आते हैं। जबकि हरे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पारितंत्र में मानव है। पारितंत्र में मानव है। तो दोस्तों, पारितंत्र में मानव क्या है? मानव शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। इसीलिए हम मानव को किसके अंतर्गत रख देते हैं? सर्वाहारी के अंतर्गत रख देते हैं। मानव क्या है? सर्वाहारी है। मानव क्या है? सर्वाहारी है। चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। तो पोषण की दृष्टि से अपघटक मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? पोषण की दृष्टि से अपघटक मृतोपजीवी होते हैं। अगर हम बात करें मृतोपजीवी कैसे होते हैं, अगर आप कहें पोषण की दृष्टि से अपघटक मृतोपजीवी कैसे होते हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ से एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे यहाँ से एक डायग्राम है। अगर हम बात करें यहाँ से, देखिए आपके सामने दिख रहा है कि क्या है? हरे पौधे उत्पादक हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं, फिर द्वितीयक है, फिर तृतीयक उपभोक्ता है। क्या है? हरे पौधे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। और ये इन सभी के मृत अवशेषों को क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। इन सभी के मृत अवशेषों को क्या कहा जाता है?
अपघटक कहा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, हम कहें हरे पौधे हैं, उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, और इन सभी के जितने भी मृत अवशेष होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है, और इसी अपघटक को हम मृतोपजीवी कह देते हैं। तो हमारा प्रश्न भी क्या था? हमारा प्रश्न भी यही था कि अगर कह दे पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, तो पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? अपघटक मृतोपजीवी होते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? कृत्रिम पारितंत्र को एक्वेरियम कहा जाता है। साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को हम क्या कह देते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है? यदि हम पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करते हैं तो पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो जाता है। कौन सा संकट? पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से चट्टान होते हैं? चलिए हम देखते हैं कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं और कौन से चट्टान किस चट्टान के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें चट्टान के प्रकार की, तो चट्टान कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। चट्टान कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, और यही प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जामों में, अधिकतर सभी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, आपके एग्जामों में चट्टानों से अगर प्रश्न बनते हैं तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेनाइट चट्टान, बैसाल्ट चट्टान किस चट्टान के उदाहरण हैं। तो ग्रेनाइट चट्टान यहाँ से देखेंगे, ग्रेनाइट चट्टान, बैसाल्ट चट्टान, बिटुमिनस, ग्रेबो, साइनाइट, ग्रेनाइट, पैग्माटाइट, डायोडाइट, ये जितने भी चट्टान हैं ये सभी के सभी चट्टान किस चट्टान के उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। और इनमें भी 3 तो सबसे महत्वपूर्ण है जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ग्रेनाइट, बैसाल्ट, बिटुमिनस, ये 3 आपको हमेशा याद होने चाहिए। और एक है ग्रेनाइट, यानी ग्रेनाइट, बैसाल्ट और बिटुमिनस, ये सभी चट्टान किस चट्टान के उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। फिर अगर हम बात करें अवसादी चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो कंग्लोमरेट, नमक की चट्टान, सेलखड़ी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट और लिग्नाइट, ये सभी की सभी चट्टानें अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। देखिए, अगर हम बात करें अवसादी चट्टानों की, तो आपको हमेशा बलुआ पत्थर याद रखना है। बलुआ पत्थर, लिग्नाइट, बलुआ पत्थर, लिग्नाइट और चूना पत्थर, इन तीनों को जरूर याद रखेंगे। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लिग्नाइट, ये तीनों ही चट्टानें किस चट्टान की उदाहरण हैं? अवसादी चट्टान की उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं? तो एक पारितंत्र में क्या 2 घटक होते हैं? एक है जीवीय घटक और अजीवीय घटक। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने दिखाया था कि पारितंत्र के घटक के रूप में 2 होते हैं, एक जैवीय घटक और एक अजैवीय घटक। अजैवीय घटक के अंतर्गत उत्पादक और उपभोक्ता आ जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कहेंगे कि पारितंत्र के कितने घटक होते हैं, तो पारितंत्र के 2 घटक, जैवीय घटक और अजैवीय घटक होते हैं। चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाता है। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा।
मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक हम आहार श्रृंखला लेते हैं, एक आहार श्रृंखला लेते हैं, उसमें क्या सांप किसको खाता है, कीटों को खाता है, और सांप को कौन खाता है, सांप को मोर खाता है। तो मोर क्या होगा उस सीरीज में, मोर क्या होगा, तो मोर क्या होगा, एक शीर्ष उपभोक्ता होगा। क्या होगा, खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। एक बार फिर से देखें, अगर हम कहें प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा। मोर क्या होगा, मोर खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा। हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें उत्पादक की, उत्पादक उपभोक्ता, उत्पादक उपभोक्ता, और अगर हम इसी क्रम में अगर सीरीज में चले तो देखिए मोर क्या है, मोर सांप को खाता है, सांप मेढक को खाता है, मेढक कीड़े को खाते हैं और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं। इस क्रम में सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में कौन हो जाता है, मोर। सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में कौन होता है, मोर। यानी मोर सांप को खाता है, सांप मेढक को, मेढक कीड़े को और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं। इस क्रम में मोर क्या हो जाता है, मोर एक सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है, इटली की राजधानी रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है, इटली की राजधानी रोम में स्थित है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोटोन। इकोटोन दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, समान रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं। समान रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 कड़ियाँ होती हैं। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 कड़ियाँ होती हैं, और वो 4 कड़ी कौन कौन सी होती है उनको हम एक डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं आपको। देखिए वो 4 कड़ी कौन कौन सी है। एक है प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पादप और घास वृक्ष आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, टिड्डे एवं गाय आते हैं, या फिर कह देंगे शाकाहारी आते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता में कौन कौन आता है, पक्षी, मछलियाँ, भेड़िया जो मांसाहारी होते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता में मनुष्य और शेर आ जाते हैं, जो एक उच्च मांसाहारी के अंतर्गत इनको रखा जाता है। तो इस कड़ी में प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीयक, ये 4 कड़ियाँ होती हैं। जो ये 4 कड़ी हैं, क्या है, ये 4 कड़ी हैं। और किसके कड़ी हैं, तो समान रूप में आहार श्रृंखला की ये कड़ियाँ होती हैं। चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होता है, सौरिक विकिरण। सौरिक विकिरण यानी सूर्य की किरण होती है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित एवं नियंत्रित करने वाले कारकों के रूप में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है स्क्लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है। स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है झाड़ी एवं पौधों के लिए। किसके लिए, झाड़ी एवं पौधे के लिए स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को ग्रहण करते हैं। यानी जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी होते हैं वो प्राथमिक उत्पादकता के न्यूनतम अंश को ग्रहण करते हैं। प्राथमिक उत्पादकता के न्यूनतम अंश को ग्रहण करते हैं कौन, जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी होते हैं।
जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादकता के न्यूनतम अंश को ग्रहण करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं। मृदा में उपस्थित यानी किसी भी मिट्टी में उपस्थित जो जल की मात्रा होती है, किसी भी मिट्टी में उपस्थित जल की मात्रा होती है, वो जल की कुल मात्रा को हम होलार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। किसी भी मिट्टी में उपस्थित जल की कुल मात्रा को हम होलार्ड कहते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है। किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। यानी हाइग्रोमीटर के माध्यम से हम आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करते हैं। और अगर हम बात करें यहीं से कुछ हम उपकरण यंत्रों की, कुछ उपकरण यंत्र को लेकर के हम दिखाते हैं आपको कि कुछ ऐसे उपकरण हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें अल्टीमीटर की, किसकी? अल्टीमीटर की। तो अल्टीमीटर ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। आमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। अनीमोमीटर वायु वेग का मापन होता है। ऑडियोफोन से श्रवण शक्ति सुधरता। बाइनाक्यूलर से दूरस्थ वस्तुओं को देखा जाता है, यानी दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए बाइनाक्यूलर का। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोग्राफ से किया जाता है। और पौधों की वृद्धि का अभिलेखन क्रैस्कोग्राफ से किया जाता है। क्रैस्कोग्राफ से क्या? पौधों की वृद्धि का अभिलेखन किया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? तो साइबेरियन सारस कहाँ आते हैं? केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क में साइबेरियन सारस आते हैं। अगर हम बात करें मानस कहाँ स्थित है? असम में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती हैं। तो मैंग्रोव वनस्पति अत्यधिक विस्तृत रूप में कहाँ पाई जाती हैं? सुंदरवन में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में कहाँ पाई जाती हैं? सुंदरवन में पाई जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम डेली कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी लेकर आते हैं जिसका लाभ आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।